मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टोटल 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं और ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। और प्रैक्टिस सेट का पहला और दूसरा प्रश्न ये गद्यांश से लिया गया है। इस गद्यांश को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप लोग को भी कमेंट करके आंसर बताना है। तो उम्मीद है पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ पाए हैं तो वीडियो को रोकिए और आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक, अगले पेज पे हम लोग बढ़ते हैं। ये दूसरा पेज जो थोड़ा सा बचा था उसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन आंसर आपका स्क्रीन पर है। यहाँ पे देखिए, पूछा गया है कि संयुक्त परिवार में पिता की कैसी भूमिका होती है। संयुक्त परिवार की बात किया गया है। यहाँ पे पिता की जो भूमिका होती है वो अप्रत्यक्ष होती है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। तो चलिए बताइए उचित शीर्षक क्या है इसका। तो यहाँ पर पिता की भूमिका ही सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न तीसरा चौथा प्रश्न है, इसमें पद्यांश से लिया गया है। इस पद्यांश को आप लोग आराम से अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ से झंझाटों तूफानों से नन्हा द्वीप गुजरता है, यहाँ से पढ़ना है और पढ़ते जाना है आपको यहाँ तक। ठीक है, तो बहुत अच्छे, यहाँ तक आप लोग पढ़ लिए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, जब सूरज चंदा तारे सो जाते हैं तब नन्हा दीपक क्या कार्य करता है। क्वेश्चन तीसरे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे घरों को अवलोकित करता है। क्या नन्हा दीपक क्या करता है? घरों को अवलोकित करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। तिमिर शब्द का अर्थ बताना है। तिमिर का अर्थ क्या होगा? वैसे बात करते हैं तिमिर, तो तिमिर का तात्पर्य होता है अंधकार से, तो इसका अर्थ भी अंधकार ही होना चाहिए। तो यहाँ पे अंधकार भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न अथ। यहाँ देखिए, अथ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अथ का विलोम शब्द इति होता है। इति ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही होगा। नेक्स्ट है, नल बूंद बूंद टपक रहा है। यहाँ पे बूंद बूंद के नीचे अंडरलाइन किया गया है। और इस अंडरलाइन को किस अंश में, यानी क्या है ये? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है या सर्वनाम है? तो बूंद बूंद टपक रहा है, इसमें जो बूंद बूंद शब्द है ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल क्रिया विशेषण का उदाहरण होगा। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, बहुत अच्छे, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपका है, भटकना क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है। तो भटकना से बनने वाली जो भाववाचक संज्ञा होती है उसको भटकाव कहा जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल भटकना से भटकाव बन जाएगा। नेक्स्ट, घृत। घृत शब्द का तद्भव शब्द रूप लिखना है। धरती, धरत, घर, घी। तो इसमें ऑप्शन सभी हैं। ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे घी हो जाएगा। घृत का क्या होगा? घी हो जाएगा। और ये घृत जो लिखा गया है ये तत्सम शब्द है घी का। अगला प्रश्न है, उपकूल में कौन सा समास है। तो उपकूल में समास अव्ययभाव है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, क्योंकि कूल में जो उप लगा है ये उपसर्ग है। ठीक, तो यहाँ पे माफ़ कीजिए उपसर्ग कह रहे हैं, ये अव्यय है और ये अब इसलिए ये अव्ययभाव हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो इसमें कार में सम लगा है, तो सम वो आपका जो है उपसर्ग है। तो मूल शब्द के पहले जो जोड़ा जाता है शब्द उसको उपसर्ग कहा जाता है। यहीं पे मूल शब्द के बाद में जो शब्द जुड़ते हैं उसको प्रत्यय कहा जाता है। तो 10वें का भी बिल्कुल सम हो जाएगा। सम प्लस कार बराबर संस्कार होता है। संधि विच्छेद इस प्रकार से होता है। ठीक, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न, री ध्वनि जो उच्चारित होती है इसका कौन सा स्थान है, यानी कि री ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो ये मूर्धन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न, गायक शब्द का संधि विच्छेद बताइए कौन सा सही है। तो गायक में गय प्लस अक हो जाएगा, यानी गय प्लस अक बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। और उसी के साथ अगला, कचौड़ी तीन समझना, माफ़ कीजिए कचौड़ी नहीं है, कौड़ी का तीन समझना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। कौड़ी का तीन समझने का जो मुहावरे का सही अर्थ है वो बिल्कुल बी ऑप्शन, तुच्छ समझना, यानी तुच्छ समान समझना। ऑप्शन भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें मुख को कोई इस लिखा है, उसके मुख को कोई कलम कोई चंद्र कहता है।
पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये बताइए। यहाँ पे अलंकार पूछा गया है इस पंक्ति में, तो यहाँ पे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल उल्लेख अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा? उल्लेख। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मेवाती जो है ये आपका बी बिल्कुल सही ऑप्शन। राजस्थानी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला पोर्शन जो स्टार्ट होता है वो इंग्लिश का पोर्शन है। यहाँ पे 16 और 17 नंबर का प्रश्न जो आपका बनेगा ये पैसेज से बना है। पैसेज यहाँ से पढ़ना है, रवि शंकर से पढ़ना है और यहाँ पे रवि लफ्ज़ तक पढ़ देना है। उम्मीद है कि पूरा दिख रहा होगा और साथ साथ आपको यहाँ क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, क्वेश्चन का आंसर भी बनाना है। रवि वाज पॉपुलर बिकॉज, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल बिकॉज ही हैड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न। इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। इसका भी यहाँ पे मेक अ स्पीच, रवि लव्स टू मेक अ स्पीच। ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और 18 से 20 नंबर प्रश्न तक यहाँ पे आपका पोएम दिया गया है। इस पोएम को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद प्रश्नों के आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। 18 नंबर प्रश्न पे चलते हैं और इसमें प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन जो सही होगा वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर पे चलें और 19 नंबर पे देखते हैं तो आप लोग यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही कर लीजिएगा। यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है जिसका जो है पर्सोनिफिकेशन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 20 नंबर पे चलते हैं और 20 नंबर में आपको पूछा गया है व्हेन वाल एक्ट एज प्रोटेक्शन दे। और उसके बाद इसका ऑप्शन जो सही बनेगा वो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही ऑप्शन बन जाएगा। डोंट रिवील डेट व्हाट इज इनसाइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट अगला पोर्शन यानी अगला प्रश्न जो बनेगा वो 21 और 22 नंबर का प्रश्न है। इसमें डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के आंसर बताना है। पहला प्रश्न जो 21 नंबर का प्रश्न है इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। सेंटेंस ये है आपका, ये देखिए सेंटेंस है और इसको आप लोग को बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच में। 21 नंबर का प्रश्न ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला ही आपका सही हो जाएगा। पहला सही होने के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 22 नंबर का प्रश्न है। इसमें भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है और सेंटेंस ये है, ये सेंटेंस है आपका, इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन बन जाएगा। और उसी के साथ अगला 23 नंबर में आपको खाली स्थानों में फिल करना है। क्या भरा जाएगा यहाँ पे? 23 का ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही ऑप्शन। नो आर्टिकल। उसके बाद पहले वाले में यानी यहाँ पे जो है नो आर्टिकल, कोई भी कुछ नहीं भरा जाएगा। दूसरे वाले में द भर दिया जाएगा और तीसरे वाले में भी कुछ नहीं भरा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला 24 नंबर प्रश्न पे चलें और 24 नंबर में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसका इन पहले वाले में इन भरा जाएगा और दूसरे वाले में बाई भर दिया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे 24 के बाद 25 नंबर पे चलते हैं और 25 नंबर में सेम ही है। यहाँ पर आप लोग को सही जो है पार्टिसिपेट मतलब कंजक्शन को जोड़ना है। कौन सा कंजक्शन सही होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे वंस बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग्स टू द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे जो गिल्टी शब्द लिखी गई है, गिल्टी का अपोजिट कौन सा शब्द हो जाएगा? अपोजिट का तात्पर्य विलोम शब्द से है, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इनोसेंट हो जाएगा। क्या? इनोसेंट। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न आपका यहाँ पे सिमिलर मीनिंग्स देना है। इस शब्द का जो वंडर्ड लिखा है इसका सिमिलर यानी सिनोनिम बताना है। तो 27 का ऑप्शन नंबर पहला है इंजर्ड बिल्कुल सही ऑप्शन यानी ए बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ 28 नंबर की बात करते हैं तो 28 नंबर का सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। पेनेशिया बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट 29 और 30 नंबर की बात करते हैं तो इसमें आप लोग को ये शब्द जो लिखा है कलेक्टिव नाउन, इसमें चूज करना है कौन सा कलेक्टिव नाउन का शब्द होगा सेंटेंस में। 29 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे फैमिली जो लिखा है ये कलेक्टिव नाउन है। अगला प्रश्न में एडवर्ब ढूंढना है। इस सेंटेंस में एडवर्ब कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। इनफ जो लिखा है, इनफ आपका क्या है? ये इनफ क्या है?
ये एडवर्ब है। क्लियर? तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला पोर्शन आपका संस्कृत का स्टार्ट होता है। संस्कृत के केवल ऑप्शन को बताएंगे आप लोग। हमारे साथ 10 प्रश्न इसमें मिलेंगे। 10 प्रश्नों के आंसर हमारे साथ मिलान करिएगा और देखिएगा कितने प्रश्न आपके इसमें सही बनते हैं। चलिए 31 नंबर का प्रश्न ऑप्शन जो सही होगा मिलान करते रहिएगा हमारे साथ आप लोग। इसका जो है 31 नंबर का बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, मद प्लस उद्यता हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न। 32 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। ठीक, इसमें सन्धि विच्छेद जब जो है समासिक विग्रह करेंगे तो ये ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर की बात करते हैं तो 33 नंबर में सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, कारण यह बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट 34 के चलते हैं तो यहाँ पे पहला बिल्कुल सही अत्र हो जाएगा। 35 नंबर में ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सहसा हो जाएगा। 36 पे चलते हैं और 36 नंबर में ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग देखते रहिए और मिलान करते रहिए, छोटे छोटे प्रश्न हैं। 36 के बाद 37 के बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। और उसी के साथ अगला 39-40 नंबर माफ़ कीजिए 38 और 39 नंबर का प्रश्न जो है ये आपका यहाँ पे अपठित गद्यांश से, इसको आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को रोककर पढ़ लीजिएगा। ठीक, और उसके बाद 38 नंबर का प्रश्न भी है यहाँ पे। देखिए 38 और 39 नंबर दोनों प्रश्न है, देखिएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो 38 नंबर में ए बिल्कुल सही होगा। निकटे कहा वर्तते में कूपा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चुल्लीम कहा प्रज्वालित, तो इसमें ऑप्शन नंबर 39 में ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेमला बिल्कुल सही होगा। और 39 नंबर के बाद 40 नंबर पे चलते हैं। यहाँ पे एक श्लोक लिखा गया है, इस श्लोक को आराम से पढ़िएगा और बताइएगा 40 नंबर का कौन सा ऑप्शन बनेगा। ये सभी इजी प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन वाहिना हो जाएगा। शीतताम कहा यातु में वाहिना बिल्कुल सही, भी बिल्कुल सही होने के साथ अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न यहाँ पे जो है आपका विज्ञान से ले लिया गया है। विज्ञान के 10 प्रश्न फटाफट हम लोग कवर कर लेते हैं, उसके बाद जो है अगला पोर्शन जो भी होगा देखा जाएगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है भेड़ के शरीर में त्वचा की पहली परत के साथ जो फ्लीज है, फ्लीज नहीं है यहाँ पे, फ्लीज का पृथक्करण जो होता है वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन पहला ही यहाँ पे सीयरिंग बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट सही होने के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे। यहाँ पे सी माफ़ कीजिए KCALI यानी कि पोटेशियम है, उसके बाद कैल्शियम है, फिर लिथियम है। धातुओं का मानक अपचयन विभव का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? तो 42 नंबर की बात करें, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। कैल्शियम अधिक होता है, पोटेशियम कम होता है, उसके बाद लिथियम होता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल सही होने के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है ऐसी कौन सी धातु है जिसे पीट कर ये 0.0001 यम से भी कम मोटाई वाली पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो है पहला सही हो जाएगा, आर्गन, AU माफ़ कीजिए AU है। ठीक, कापर जिसको कहा जाता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है अम्ल क्षार अनुमापन में प्रयुक्त किन्हीं दो सूचकों के नाम व सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे पहला ही आपका जिसको फेनाफ्थलीन तथा मेथिल ऑरेंज बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न में चलेंगे। और एक 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तुओं को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो पृथ्वी को छूने से पहले उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 45 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 60 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट है सोनार में अवसरभ तरंगों का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो यहाँ पर भी प्रासरभ बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ करते हैं? प्रासरभ करते हैं। यहाँ पे दिया भी गया था, दोनों में चूज करना था। इसी के साथ अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे रेडियो में रेगिस्तान में गर्मी में जो वृक्ष होते हैं, पेड़ जिसको कहा जाता है, कि प्रतिबिंब उल्टे क्यों बनते हैं? तो इनका उल्टा बनने का कारण ये होता है कि इनमें प्रकाश का क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है, इसलिए सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका जो है इसमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है। देखिए इसमें एक व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान तक समान चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा एक समान चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस चला आता है, तो पूरी यात्रा करने में उसकी औसत चाल कितनी होगी? तो ये बताना है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, औसत चाल जो होती है, क्या औसत
चाल जो होती है वो आप लोग निकाल लीजिए। कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी जो है इसको ऊपर कर लीजिएगा, नीचे में करिएगा आप लोग समय, क्या टोटल यानी कुल समय, कुल चली गई दूरी बटे कुल समय कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए से बी तक जाने में समय जो लगा है उसको आप लोग मान लीजिएगा यक्स बटे में 4 किलोमीटर, और वहीं पे आने में जो समय लगा है उसको यक्स बटे 2 किलोमीटर मान लीजिएगा। ठीक, तो दोनों को आप लोग एक साथ रख लीजिएगा। जैसे यक्स प्लस 4 प्लस यक्स प्लस बटे 2, माफ़ कीजिए यक्स बटे 4 प्लस यक्स बटे 2 बराबर ये हो जाएगा 3 यक्स बटे 4 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो बटे में कुल समय कितना लगा है वो देखना है। तो कुल समय कितना लगा है यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए। तो औसत चाल जब निकालेंगे तो यहाँ पे 8/3 हो जाएगा। ठीक, तो इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 2.66, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, किमी पर आवर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है 2.66 ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट कोयला या प्राकृतिक गैस क्या होता है। कोयला या प्राकृतिक गैस जो है वो आपका पहला ऑप्शन अक्षीय संसाधन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और ये मतलब साइंस का आखिरी प्रश्न है। इसमें मानव में मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। जो मेरु होते हैं उसकी तंत्रिका जो होती है उसकी कितनी संख्या होती है ये बताना है। तो इसमें भी बिल्कुल 31 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। और हम लोग अगला पोर्शन जो है ये मैथ का है। मैथ के पोर्शन को स्किप करेंगे, अगले पोर्शन पे बढ़ेंगे। मैथ के प्रश्नों को स्किप करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं पर्यावरण अध्ययन और सामान्य ज्ञान के साथ करंट अफेयर के भी प्रश्न इसमें देखने के लिए आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। इसका पहला प्रश्न 71 नंबर से स्टार्ट होता है। इसमें गोरखा भूकंप का संबंध किस देश से है ये पूछा गया है। तो चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला भूटान से संबंध है गोरखा भूकंप का, ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है संघ शासित प्रदेश की बात करें तो दादरा नागर हवेली जो है भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है। चलिए बताइए फटाफट। बहुत अच्छे। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल ये गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य स्थित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका है पूना पैक्ट यानी पूना समझौता कब और किन के बीच हुआ। इसी को पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन। ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य 1932 में हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था। ऑप्शन है ए 1919, बी 1885, सी 1850 और डी 1860। 74 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही, 1856 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है अंबेडकर एवं कांग्रेस नेताओं के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था। अंबेडकर और कांग्रेस नेताओं के बीच पूना पैक्ट की यहाँ पे बात किया गया है। कांग्रेस का नेता जो हुआ करते थे उनका नाम महात्मा गांधी है, उन्हीं के बीच में ये जो पूना पैक्ट हुआ है अभी ऊपर के प्रश्नों में हम लोग देखें पूना समझौता उसको कहा गया है। वहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन 25 सितंबर 1932 को हुआ था। क्लियर। वहाँ से केवल 1932 था, यहाँ पे पूरा डिटेल है सितंबर 25 1932 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न है संसद का निम्न सदन और उच्च सदन क्रमशः कौन कौन होते हैं। तो यहाँ पे पहले निम्न सदन है फिर उच्च सदन। तो निम्न सदन जो संसद का होता है पहला लोकसभा होता है निम्न सदन, और वहीं उच्च सदन की बात करते हैं तो उच्च सदन आपका राज्यसभा होता है। क्लियर। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन लोकसभा और राज्यसभा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए विधानसभा और विधान परिषद, अच्छा यहाँ पे है नहीं, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। क्लियर इस प्रश्न का। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। चलिए बताइए टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो टोडा जनजाति जो पाई जाती है वो आपका ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में पाई जाने वाली जनजातियां हैं जो कि अधिकांश मात्रा में यहीं पे पाई जाती हैं, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट कोयले का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। कोयले का सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी बिल्कुल सही ऑप्शन, छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक छत्तीसगढ़। लेकिन
बात करते हैं उत्पादन की तो छत्तीसगढ़ सही है, लेकिन स्टोरेज की उत्पादन की मतलब वो क्या कहते हैं रखने की क्षमता की बात करते हैं तो झारखंड का झारिया बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आप लोग पढ़े होंगे झारखंड का कौन सा स्थान है, झारिया नामक स्थान है, वहाँ पे जो है इसको स्टोरेज सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मुदियट लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? 79 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे, ये जो है आपका केरल राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन, हैदराबाद में स्थित है बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय। अगला प्रश्न है शिक्षा। अच्छा, यहाँ पे दूसरा पोर्शन यानी कि जो यहाँ पे मनोविज्ञान का पोर्शन स्टार्ट होता है और कहा गया है कि कक्षा शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए किस विधि का आविष्कार किया गया है? ये मनोविज्ञान का नहीं है भाई, यहाँ पे जो है आपका ये शिक्षण कौशल से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही होगा? शिक्षण कौशल के दोषों को दूर करने के लिए किस विधि का आविष्कार किया गया है? तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन, डाल्टन योजना जो है यही आपका शिक्षण जो कक्षा शिक्षण होता है इसके दोषों को दूर करने का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ नेक्स्ट 182 नंबर का प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? तो पहला ऑप्शन जॉन डेवी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट मनोविज्ञान पावलाव ने जो मनोवैज्ञानिक थे पावलाव जिन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था और उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी दिया था, उन्होंने किस जानवर पर अपना शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत प्रयोग किया? देखिए यहाँ पे शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग सिद्धांत भी दिया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा सही होगा? तो डी, कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसमें जे.एस. मैकेंजी के अनुसार व्यापक शिक्षा की विशेषता कौन सी है? 84 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे अनुभव में वृद्धि बिल्कुल ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 85 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? चलिए बताइए फटाफट, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उन बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्रानबैक के अनुसार, देखिए ये मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार मूल्यांकन किससे संबंधित है? 86 ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, ये शिक्षण के लक्ष्य से संबंधित है, ए बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, इसमें प्राथमिक स्तर पर जो हिंदी भाषा शिक्षण है, देखिए यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? इसमें ऑप्शन के रूप में है भाषा के प्रयोग के अवसर या फिर पाठ्यपुस्तक या फिर उच्च स्तरीय तकनीकीकरण। नेक्स्ट डी ऑप्शन जो है वो व्याकरणिक नियमों का अनुकरण है। तो यहाँ पे पहला भाषा प्रयोग के अवसर जो है यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पे एक बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हिंदी भाषा शिक्षण के विषय में बात किया गया है, ठीक है, और वो भी प्राथमिक स्तर पे बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इसमें पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? ए बिल्कुल सही है, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध हो कराना, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? 89 का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, लिखना बिल्कुल सही है। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विद्यालय प्रबंधन की एक तंत्रीय विधि के अंतर्गत विद्यालय के कितने पदाधिकारी विद्यालय की संपूर्ण नीति का निर्धारण करते हैं? 90 नंबर का प्रश्न बताइए, ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन एक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? एक। पदाधिकारी विद्यालय की संपूर्ण नीति का निर्धारण कितने करते हैं? तो एक हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है कि किसके अनुसार यानी किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान होता है? तो पी ऑप्शन बिल्कुल ये वाटसन के अनुसार कहा गया है कि मनोविज्ञान व्यवहार धनात्मक विज्ञान है, ठीक है, और वाटसन के अनुसार ही मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान भी कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा, भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 92 नंबर का, इसमें पूछा गया है कि बुद्धि आधारित व्यक्ति जो विभिन्नता होती है
व्यक्ति भिन्नता किससे संबंधित है? मानसिक स्तर से, शारीरिक वृद्धि से, पारिवारिक आर्थिक स्थिति से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे पहला मानसिक स्तर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ इसमें है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्यतः विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? 93 का प्रश्न नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे पहला बिल्कुल सही है, समावेशी शिक्षा बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आप लोग जानते ही हैं कि चाहे जिस टाइप के, चाहे जिस प्रकार से, चाहे वो विशेष हो या चाहे वो पिछड़े वर्ग के बालक हों या समावेशी कक्षा के बालक हों, वो सभी एक साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन समावेशी शिक्षा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसका। और इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए बताइए 94 नंबर का ऑप्शन कौन सा सही होगा, जिसमें पूछा गया है बाल विकास से संबंधित निकट दूर सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास होता है तो किस तरफ से होता है? बालक का विकास जो होता है वो किस तरह होता है? वैसे शीर्षानुमुखी होता है, इसको तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, स्नायु से अंगों की ओर, मतलब शीर्षानुमुखी कह सकते हैं, यानी स्नायु शीर्ष से अंग की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है, अधिगम का स्वरूप कैसा होना चाहिए? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, किशोरावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया या फिर बाल्यावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है? अधिगम पूछा गया, अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो सीखने की बात अगर कहते हैं तो सीखना हमेशा चलता रहता है। ठीक, चाहे आप जिस अवस्था में हो, या बाल्यावस्था में हो, शैशवावस्था में हो, किशोरावस्था में हो, या फिर प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था, किसी भी अवस्था में होते हैं तो आप हमेशा सीखते रहते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और यहीं पे वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि का एक निश्चित काल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है 96 नंबर, सीखने से संबंधित प्रयत्न और मूल विधि का प्रवर्तक कौन है? तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे थॉर्नडाइक बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, दर्शन के अभाव में शिक्षण कला कभी भी पूर्ण स्पष्टता प्राप्त नहीं कर सकता है, यह कथन किसका है? ये कथन है फेहते का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल फेहते बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। और उसी के साथ अगला, अनुदेशात्मक शिक्षण के अंतर्गत कौन सा एक महत्वपूर्ण साधन है? तो यहाँ पे पहला, दृश्य और सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री जो है, जो देख सकें और सुन सके जो सामग्री होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, वो भी अनुदेशात्मक शिक्षण के प्रति अंतर। यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला, आर टाइप, देखिए यस टाइप और आर टाइप दोनों होता है। यहाँ पे आर टाइप शिक्षण अधिगम का संबंध किस सिद्धांत से है, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, और ये जो है बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, किस सामान्य प्रकार के बालकों की बुद्धिलब्धि लगभग कितनी होती है? सामान्य बालक की बुद्धिलब्धि पूछा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी लगभग 100 होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल, ये औसतन माना गया है, 90 से जो है 110 होता है, लेकिन यहाँ पे जो है औसतन मान लिया गया है, इसलिए ए बिल्कुल भी बिल्कुल सही होगा। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे। इसी के साथ अगला, हिज्ब उत तहरार क्या है? हिज्ब उत तहरार है, यानी कि ये क्या है, ये पूछा गया है इसमें। तो ये एक आतंकी संगठन है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला, भारत का पहला खादी माल किस प्रदेश में बनेगा? तो ये झारखंड में बनने वाला है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन बना है। ठीक है, वर्तमान में ये बन गया है, क्योंकि ये आपका 1 साल पुराना प्रैक्टिस सेट है, इसलिए यहाँ इसमें जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है कि विश्व सीमा शुल्क संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्र का कौन सा देश उपाध्यक्ष यानी क्षेत्रीय प्रमुख बन गया है? तो यहाँ पर डी भारत अपना सही हो जाएगा, अपना भारत बन गया है। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मोबाइल कंपनी ने नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन फैक्ट्री स्थापित कर ली है, यानी स्थापित की है? तो ये सैमसंग की है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में रहने वाले यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान कर दिया है? भी बिल्कुल सही ऑप्शन गोवा हो जाएगा। क्या? गोवा सही है। नेक्स्ट, कुपोषण को खत्म करने के लिए किस राज्य सरकार ने पोषण अभियान लॉन्च किया है? त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान।
तो यहाँ पे अपना उत्तर प्रदेश, यूपी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सही होने के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है यूएनईपी यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र पर मानव गतिविधि के प्रभाव की निगरानी के लिए किस तकनीकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो यहाँ पर सी बिल्कुल गूगल ऑप्शन सही हो जाएगा। गूगल के द्वारा ऐसा किया गया है। और उसी के साथ नेक्स्ट अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। चलिए बताइए इसका कौन सा सही होगा, जिसमें पूछा गया है कि कौन सी भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? अग्नि 5 है, ब्रह्मोस है, पृथ्वी थर्ड है या फिर आकाश है? इसमें सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो ये पढ़े होंगे आप लोग, ब्रह्मोस जो भारत और रूस के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है 2018 में जो बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ था उसकी मेजबानी कौन से देश ने की थी? 110 का ऑप्शन नंबर पहला नेपाल ने किया था। नेपाल के काठमांडू में हुआ था 2018 में बिम्स्टेक की सम्मेलन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही इसका होगा। और अगला प्रश्न आपका है सॉफ्ट पावर 13 सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका डी बिल्कुल सही ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम, डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा यूके। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो यूनेस्को ने जो गेमिंग के लिए डिजाइन यूनिवर्सिटी विकसित करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा समझौता किया है? यूनेस्को ने ऐसा समझौता किया है और अपने भारत का ऐसा राज्य है, वो राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय ने पूरे पशु साम्राज्य को राज्य में कानूनी इकाई घोषित कर दिया है। तो कौन सा वो राज्य है आपका? तो यहाँ उत्तराखंड है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि श्रीलंका में जो हम्बनटोटा बंदरगाह है उसमें घाटे में चल रहे महाला राजपक्षे, यहाँ पे महाल राजपक्षे होना चाहिए था, महाला राजपक्षे लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन कौन सा देश करेगा अब? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला भारत हो जाएगा। कौन सा? भारत सही है। नेक्स्ट है किस भारतीय औद्योगिक संस्थान आईआईटी के वैज्ञानिकों ने नकली बालों के मिनी अंग तैयार किए हैं? तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आईआईटी दिल्ली के द्वारा ऐसा किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर संगीत अकेडमी के 2018 संगीत कला विधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 116 का ए बिल्कुल सही ऑप्शन, अरुणा साई राम बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन? अरुणा साई राम, ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ नेक्स्ट 2018 फीफा वर्ल्ड कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसने जीता है? तो यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, लुका मॉन्ड्रिया बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? लुका मॉन्ड्रिया। और उसी के साथ नेक्स्ट 118 नंबर की बात करते हैं। तो दुनिया का अखिल जो डिजिटल आर्ट म्यूज़ियम किस देश में खोला गया है, ये बताइए आप लोग। तो यहाँ पर डी जापान बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट पे चलते हैं। मिस यूनिवर्स स्पेन की चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला हैं और ये कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका पहला एंजेला पांस बिल्कुल सही ऑप्शन, एंजेला पांस बिल्कुल सही है, जो मिस यूनिवर्स स्पेन की चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है। ध्यान दीजिएगा यहाँ इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि ये ट्रांसजेंडर है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। और इसी के साथ नेक्स्ट चित्रकूट जलप्रपात किस प्रदेश में है? तो डी बिल्कुल छत्तीसगढ़, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ चित्रकूट जलप्रपात यहीं पे स्थित है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन डी सही होने के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तक की चौथी बैठक मई 2018 के मध्य कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कोलकाता भारत में स्थित है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आर्लोस अल्वाराडो क्वेसादा चर्चा में है, तो ये किस कारण से चर्चा में रहा, इसको देखिए और पढ़िए। ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। कोस्टारिका के नए राष्ट्रपति चुने जाने के, अच्छा हाँ ठीक है, ये पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये जो है यहाँ के पहले नए राष्ट्रपति जो चुने गए हैं, इसी के कारण ये चर्चा में रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला है गोवर्धन योजना किसके डाटा संचालित से हो रही है? तो गोवर्धन योजना जो है ये आपका सी बिल्कुल सही होगा। ये केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस संबंध में दिया जाता है?
तो इसका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। यह कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और नॉर्मन बोरलॉग को विश्व के हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति, दुनिया में जो हरित क्रांति हुई है उसके रूप में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, 1 मिनट, हाँ ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो यहाँ पे भी पुलित्जर पुरस्कार बिल्कुल सही हो जाएगा, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे 9 क्षेत्र इसके हैं। ए बिल्कुल सही ऑप्शन, माफ़ कीजिए, ए कह रहे हैं, सी बिल्कुल सही होगा, 9 है। क्लियर? चलिए देखते रहिएगा, कोई दिक्कत होती है कमेंट में, मान लीजिए कहीं उत्तर गलत हो जाता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्ले क्षेत्र कहाँ स्थित है? कार्ले क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ए बिल्कुल पुणे में स्थित है, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की चलती हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो इसमें नागर शैली के मंदिर की विशेषता क्या होती है? देखिए, एक नागर शैली होती है, एक बेसर शैली होती है और एक द्रविड़ शैली होती है। 3 प्रकार के मंदिर होते हैं। तो नागर शैली की विशेषता यहाँ पे पूछा गया है। 128 नंबर का प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर है, बताइए। तो नागर शैली की बात करते हैं तो चौकोर गर्भगृह नागर शैली के टाइप में होती है। तो इसकी विशेषता ये है कि ये चौकोर होता है और इसके अंदर क्या होता है? गर्भगृह भी होता है, मतलब गर्भगृह के टाइप का होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है इसका 128 का वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पल्लवकालीन मंडप में किनकी मूर्ति उत्कीर्ण है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो पहला ऑप्शन महिषमर्दिनी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, राजसिंह शैली का प्रारंभ किसने किया था? यहाँ पर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, नरसिंह वर्मन राजसिंह के द्वारा किया गया है। नरसिंह वर्मन राजसिंह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला पोर्शन जो स्टार्ट होता है ये रजनी का पोर्शन है। रजनी के पोर्शन के केवल ऑप्शन को हम बताएंगे प्रश्नों के, आप लोग मिलान करते चलिएगा और देखिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। केवल 5 प्रश्न रजनी का यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा 31 नंबर में। 32 नंबर भी सेम आपको दिख रहा है। 32 नंबर का ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, अपराध और आरोप सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला 33, 33, 34 नंबर का प्रश्न जो है ये वृत्ता रेखा है, इसमें से क्वेश्चन बना है। देखिए 33 नंबर का ऑप्शन जो सही हो जाएगा इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। तो इसमें भी ऑप्शन आपका बिल्कुल 54 सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है 33 के बाद 34 की बात करते हैं। तो 34 नंबर में डी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा? डी ऑप्शन सही होगा। इसको देखिए इसी के साथ लगाना है, इसी प्रश्न के साथ जो है इसको लगाना है। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा, 9 अनुपात 1 अनुपात। 35 नंबर भी साथ साथ स्क्रीन पर ही है। 35 नंबर में ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट कंप्यूटर का प्रश्न स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे WWW का पूरा नाम बताइए। WWW का पूरा नाम क्या होता है? वो भी कंप्यूटर भाषा में पूछा गया है। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन। वर्ल्ड वाइड वेब बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में जो फंक्शन कीज होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? वैसे टोटल कीज की संख्या की बात करें तो टोटल संख्या 104 होती है, लेकिन फंक्शनल की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन 12 होती है। कितने? 12। डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, वेब सर्वर का संचालन मुख्य रूप से कौन करता है? तो यहाँ पर भी इंटरनेट प्रदाता कंपनी जो होती है वही करती है, वे बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 2 TB कितने MB के बराबर होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये अधिक मात्रा में भी होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन पहला ही आपका सही होगा, 2 की घाते 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लिए प्रमुख उपकरण कितने हैं? 140 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन 3 है। कितने? 3 हैं। और इसी के साथ अगला प्रश्न स्टार्ट होता है, शिक्षण कौशल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और अभिव्यक्ति के प्रश्न यहाँ पे हैं। इसमें पहला प्रश्न जो है 141 नंबर का प्रश्न, शैक्षणिक खिलौनों का विकास किसने किया था? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, ये डिफ्रे जो है फ्रोबेल के साहब के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही होने के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया कि बालकों में जो व्यवहारिक ज्ञान का समावेश होता है वो किस लिए आवश्यक है?
चलिए बताइए किस लिए वो आवश्यक होता है। यहाँ पे ऑप्शन के रूप में कुशलता स्थापित करने के लिए, अभ्यास करने के लिए, अभिप्रेरणा के लिए या फिर प्रतिस्पर्धा के लिए होता है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा, कुशलता स्थापित करने के लिए ही जो है बालकों में व्यवहारिक ज्ञान का समावेशन करना आवश्यक होता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में शिक्षा में किस दृष्टिकोण को स्थान दिया जा रहा है। तो यहाँ पर बी बिल्कुल सही, वर्णनात्मक दृष्टिकोण को स्थान दिया जा रहा है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपका कि शिक्षण में जो प्रभुत्ववादी नीतियाँ हैं वो किस पर केंद्रित होती हैं। सी बिल्कुल शिक्षा बात करते हैं, इसमें 3 चरण आते हैं। तो पहला शिक्षक और दूसरा पाठ्य पुस्तक, लेकिन वहीं पे अगला चरण जो है वो दिया नहीं गया है, उसमें आपका जो है स्टूडेंट यानी छात्र भी आ जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, सबसे अच्छा सटीक आंसर यही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इसमें पूछा गया कि सीखने की सुनहरी सड़क या सीखने का हृदय किसे कहा जाता है। संवेग को, अभिप्रेरणा को, नैतिक को या बुद्धि को। तो सीखने का हृदय या सीखने की सुनहरी सड़क जिसको कहा जाता है वो भी बिल्कुल सही अभिप्रेरणा हो जाएगा। अभिप्रेरणा का मतलब होता है जब आपके अंदर ललक होगी किसी चीज़ को करने की या सीखने की, तभी आप सीख पाएंगे उस चीज़ को। ठीक, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन, उसी को अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। इसी के साथ अगला प्रणोदन क्या है। तो प्रणोदन क्या है चलिए बताइए। तो ऑप्शन पहला लक्ष्य निर्देशन ही प्रणोदन कहलाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट की बात करते हैं, बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए फ्रोबेल ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो फ्रोबेल साहब के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है वो आत्मक्रिया का सिद्धांत दिया गया है। इसका तात्पर्य है कि खेल खेल के माध्यम से ये बच्चे सीखते हैं। अच्छा, व्यक्तित्व की बात किया गया है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही है, आत्मकेंद्रित का सिद्धांत, आत्मक्रिया का सिद्धांत। क्लियर, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मानवीय मूल्य क्या होते हैं। मान होता है, आदर्श होते हैं, मूल्य होते हैं या ये सभी हैं। 48 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मानवीय मूल्य जो होते हैं, मान सम्मान होता है, आदर्श होता है, मूल्य भी होते हैं, तो यहाँ पे ये डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें पुरस्कार का एक उद्देश्य छात्रों में किस भावना को पैदा करना होगा। 149 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होने के साथ हम लोग बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि छात्र को कक्षा से बाहर निकालना या उपेक्षात्मक रवैया अपनाना किस प्रकार का है। ये प्रकार जो है ये किस प्रकार का, सामाजिक दंड है, मूल्यांकन है, आर्थिक सर्वेक्षण या सामाजिक न्याय है। तो यहाँ पे ये जो है आपका सामाजिक दंड इसको कहा जाता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन सही होने के साथ हम लोग यहाँ पे 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं इस प्रैक्टिस सेट में। और इसमें कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।